इसको चंद्रमार, धवल बरुआ और पागल जड़ी के नाम से जाना जाता है। इसका जो बॉटनिकल नेम है यानी वानस्पतिक नाम, वो है रौवल्फिया सर्पेंटिना। बहुत ही सुंदर सजावटी पौधा है, इसको आप गमलों में भी घर पे लगा सकते हैं, घर काफ़ी सुंदर दिखता है। इसके बारे में आयुर्वेद में बताया गया है, सर्पगंधा अति पित्तोष्ण, रुक्षा कटविपाकिनी, पित्त वृद्धि करी रुच्या, शूल प्रशमनी सरा, कफ वात हरा निद्रा, प्रदा हृद अवसादिनी, कामावसादिनी चैव, हन्ति शूल ज्वरक्रमी, अनिद्रां भूतनुन्माद, अपस्मारं भ्रमं तथा, अग्निमान्द्यं दिशं रक्त, वाताधिक्य व्यपह व्यपोहति। इसका मतलब है कि सर्पगंधा जो है वो बहुत तिक्त रस वाला होता है, यानी कि इसको अगर जो खाते हैं तो ये मुँह में हल्का कड़वा लगता है। ये उष्ण प्रकृति का होता है, यानी इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है। और ये जो है कटु विपाक यानी कि पेट में जाने के बाद इसका विपाक जो है वो कटु होता है। ये पित्त को बढ़ाने वाला है। पित्त को बढ़ाने का अर्थ है कि ये पेट में भूख को भी अच्छा करेगा। रुचिया यानी कि खाने में रुचि को पैदा करता है। शूल प्रशमनी यानी कि जो पेट में छिदन जैसी दर्द है, उनको कम करता है। सरा यानी कि ये पेट में जो कब्ज़ वगैरह होती है, उसको भी ठीक करती है, यानी सरगुण जो होता है, वो मल को नीचे की तरफ मोशन कराने के लिए बहुत ही अच्छा गुण माना गया है, सरगुण। उसके बाद कफ वात हरा यानी कफ और वात वाले जितने भी रोग हैं, उन सबको हरने के लिए बहुत अच्छी है। निद्रा प्रदा यानी कि नींद लाने के लिए बहुत अच्छी है। हृदय अवसादिनी यानी कि हृदय को अवसादित यानी कि अ, कम करती है, यानी कि जिनको धड़कन बढ़ी हुई है, उनको जो है अवसादित करती है, यानी कि कम करती है। कामावसादी यानी कि जिनको काम वासना ज़्यादा है, उसको भी ये कम करती है। हन्ति शूला यानी शूल का हनन करती है, यानी उसको कम करती है। ज्वर और कृमि को भी ये कम करती है, यानी कि इसको भी हर लेती है। अनिद्राम यानी जिनको नींद नहीं आती है। भूतोन्माद आप देखते होंगे, इसके बारे में अभी डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। भूतोन्माद, अपस्मार यानी मिर्गी के जो दौरे पड़ते हैं। भ्रमम यानी कि जिनको चक्कर आते हैं। अग्निमान यानी कि जिनको भूख नहीं लगती है। विषम यानी कि जिनको शरीर में किसी भी प्रकार का विष चला गया है। और रक्तवाताधिक्यम यानी कि रक्तवात अधिक हो गया है, यानी कि बीपी जिनका हाई हो गया है, व्यपोहति यानी उनको हर लेता है, उनको ठीक करता है। तो आगे चलते हैं, तो एक-एक करके इनको देखेंगे। मानसिक विकार में, तो मानसिक विकार बहुत सारे प्रकार के होते हैं, जिसमें उन्माद आता है। उन्माद यानी कि आप देखते होंगे बहुत से लोग जो हैं आपके मिलने वाले या आस-पड़ोस में, वो बैठे रहते हैं, बैठे-बैठे अचानक वो रोने लगते हैं या अचानक से एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं। आपसे एक क्षण में जो है बहुत प्यार से बोलते हैं और दूसरे क्षण जो है आपके ऊपर वो गुस्सा करते हैं। तो इसको उन्माद बोलते हैं, यानी कि अ, स्प्लिट पर्सनैलिटी होती है, कि बहुत जल्दी-जल्दी उनका जो है मूड चेंज होता रहता है, स्विंग होता रहता है। उनमें भी जो भूतोन्माद है, बहुत सारे देखे होंगे कि गाँव में जो लड़कियाँ होती हैं, उन पे माताएँ आ जाती हैं और वैसे ही बहुत बोलते हैं उनको भूत पकड़ लिया है। तो ऐसे ही भूतोन्माद में यानी कि भूत पकड़ लेता है, उस सब चीज़ों में अपस्मार यानी जिनको मिर्गी आती है वहाँ पर और अनिद्रा यानी नींद नहीं आ रही है। इन सभी जगहों पर जो है सर्पगंधा का प्रयोग हम बहुत ही अच्छे से करते हैं और इनमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। पुराने ज़माने में जो है यही सर्पगंधा की जड़ से जो है भूतोन्माद यानी भूत झाड़ने वाली जो बूटी होती है, इसी बूटी से वो भूत झाड़ा जाता था। इसलिए जो है उसको अ, झाड़-फूँक वाली बूटी भी कहा जाता है बहुत सारे स्थानों पे। नेक्स्ट देखेंगे, पेट के रोगों में अगर जो इसको देखेंगे, तो अगर पेट के कृमि हो गए हैं, यानी आपको बार-बार अच्छा लाभ मिलता है और
आम के कारण यानी कि हमने खाना खाया, वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अगर जब खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, तो वो आम विष बनाता है। तो उस आम के कारण अगर विबंध हो रहा है, यानी कि कब्ज़ हो रही है और कब्ज़ के साथ-साथ पेट में शूल हो रही है, यानी कि चुभन जैसी दर्द हो रही है, तो उस स्थान पर जो है सर्पगंधा को इन-इन चीज़ों के साथ अगर हम प्रयोग करते हैं, तो किन-किन चीज़ों के साथ? उसमें 1 भाग सर्पगंधा ले लेंगे, प्लस उसमें 2 भाग कुटज ले लेंगे। कुटज की छाल जो है ये मल को बाँधने वाली होती है और मल को बाँधकर बाहर निकालने में बहुत अच्छा सहायक देती है। कुटज भी पेट पेट के बहुत सारे रोगों के लिए बहुत ही अच्छा अ, बूटी है और कुटज मध्य प्रदेश में जो बैतूल जगह है, वहाँ की पहाड़ियों पर ये बहुत ही नेचुरल रूप से बहुतायत मात्रा में पाई भी जाती है, तो वहाँ के लोग तो कुटज को खरीदना भी नहीं पड़ेगा, बस पहाड़ पे एक चक्कर लगाना है और इसकी पहचान करके और उसकी छाल छुड़ाकर सुखा कर रख लेनी है और जब आपको ज़रूरत पड़े, तो इसको कूट कर प्रयोग में लाना है। तो 2 भाग कुटज, 1 भाग सर्पगंधा और 3 भाग व्याघ्र एरंड। व्याघ्र एरंड बोलते हैं अ, जो जेट्रोफा होता है, बिल्कुल एरंड जैसा ही प्लांट होता है, लेकिन वो लगभग 4 से 5 फीट ही ऊँचा होता है और इसके बीजों से तेल ऐसा बनता है, जिससे डीज़ल बनाया जाता है। आजकल जो है, इसे पेट्रोलियम के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो उस व्याघ्र एरंड की जड़ लेनी है। इसमें फ़ोटो भी तीनों की दी हुई है, उससे भी आप थोड़ा पहचान कर सकते हैं और ये मैं जो पंसारी की दुकान होती है, वहाँ पे भी बहुत ही आसानी से मिल जाता है। तो इन तीनों को जो है मिलाकर अगर दूध के साथ लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आम के कारण होने वाले विबंध यानी कि कब्ज़ में और आम के कारण होने वाले जो शूल होता है, जो दर्द होता है, उन दोनों में ही बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे रक्त संबंधी जो विकार होते हैं, यानी कि बहुत से लोगों का बीपी बढ़ जाता है, उच्च रक्तचाप जिसे कहते हैं और अभी हमने पहले श्लोक में भी देखा है कि वाताधिक्य, रक्त वाताधिक्य यानी कि रक्त में वात की अधिकता हो गई यानी बीपी हाई हो रहा है। बीपी के कारण अगर मानसिक समस्याएँ होती हैं या चक्कर आते हैं, तो वहाँ पर भी जो है सर्पगंधा बहुत ही अच्छा लाभ देती है। नेक्स्ट देखेंगे जननांग संबंधी जो विकार होते हैं, जैसे कि कष्टार्त होता है यानी कि मेंसेस आने में बहुत ज़्यादा पेड़ों के पास दर्द होती है, तो वो चूँकि ये उष्णवीर्य की होती है, गर्म तासीर की होती है, इसलिए उस दर्द में भी बहुत ही अच्छा लाभ देती है। कष्ट प्रसव में भी इस बूटी का प्रयोग किया जाता है और पहले ज़माने में भी किया जाता था और अब भी किया जाता है। तो अगर प्रेग्नेंट अ, प्रसव हो रहा है और प्रसव में बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, तो वहाँ पे भी इसको पीसकर दूध के साथ या पानी के साथ देने से प्रसव बहुत ही आसानी से हो जाता है। अकारण बृहदोच्छ्राय यानी कि बहुत काम उत्तेजना होती है और किसी भी कारण से वो शांत नहीं होती है, तो वहाँ पर भी जो है इसको अगर देते हैं, तो काम जो है काम वासना थोड़ी-सी कम हो जाती है और ध्वजोच्छाया में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आने पर आप देखते होंगे कि अक्सर बच्चे हैं या बड़े हैं, वो बकने-झकने लगते हैं। बोलते हैं कि बक-झक रहे हैं बुखार आने की वज़ह से, वो अपना मानसिक संतुलन जो है वो खो बैठे हैं। तो ऐसे सभी बुखारों में जहाँ बहुत तेज़ बुखार आता है और मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है, प्रलाप होने लगते हैं, उद्वेग आने लगते हैं, ये सब जो उपद्रव होते हैं, ये सारे उपद्रव नहीं होने पाते हैं, अगर हम बुखार की अन्य दवाओं के साथ सर्पगंधा को भी देते हैं। क्योंकि इस पौधों को लगाने से साँप, बिच्छू ये विषैले जीव नहीं आते हैं घर पे, इसलिए भी बहुत से लोग जो है इसको घरों पे लगाते हैं और पुराने ज़माने में जो है सर्प विष इसके प्रभाव को कम करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए भी इस बूटी का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इसे विष बूटी भी कहा जाता है। आप देखेंगे इसके लगाने के तरीके के बारे में, तो मिट्टी, पानी और धूप देखेंगे तो मिट्टी इसको चाहिए बलुआ दोमट मिट्टी, जिसमें पानी आराम से रुकता हो, मतलब नमी बनी रहती हो लेकिन पानी नहीं रुकता है और इसको कम पानी की आवश्यकता होती है। अगर इसको धूप में लगाते हैं तो इसकी जड़ें जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हैं, हालाँकि ये छाया में भी हो जाता है,
लेकिन इसको ज़्यादा धूप चाहिए होती है, इसलिए इसको धूप में लगाना चाहिए। रोपण का जो समय है, वो यही सितंबर, अक्टूबर इस समय चल रहा है। इसी समय में इसके बीज से नर्सरी तैयार कर लीजिए या फिर इसकी जड़ या तने की कटिंग ले लीजिए और हल्की गर्मी में भी इसको लगा सकते हैं। इस समय जो सर्दी स्टार्ट हुई, यहाँ पे लगा सकते हैं और बरसात में भी इसको लगा सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है कि जहाँ पे भी इसको लगा रहे हैं, वहाँ जल भराव यानी कि पानी रुकता ना हो। इसका जो संग्रह काल है, यानी कि अगर जो ये तैयार हो जाती है, तब इसको किस मौसम में लेना चाहिए? तो 3-4 साल पुराना कम से कम पौधा हो गया हो, तो उसकी जड़ को इसी शरद ऋतु में, चूँकि शरद ऋतु चल रही है, तो शरद ऋतु में ही इसको उखाड़ लेंगे और इसको अच्छे से साफ करके बहुत ज़्यादा इसको धुलते समय रगड़ना नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर की जो छाल होती है, उसमें सबसे ज़्यादा ही अल्कलॉइड तो पाए जाते हैं। तो इनको बस ऊपर से मिट्टी साफ कर लेंगे और उनको छोटा-छोटा काट कर छाया में सुखा लें और उसके बाद इसको छाल सहित ही प्रयोग करना है। अब देखेंगे इसको अलग-अलग बीमारियों में कितनी-कितनी मात्रा लेनी है, क्योंकि अलग-अलग जो समस्या हमने अभी बताई थी, जो दिखाई है, उनमें अलग-अलग समस्याओं में अलग-अलग इसकी मात्रा रहती है। जैसे अगर किसी को बीपी की समस्या है, तो इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम की मात्रा रात में सोते समय दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। यदि किसी को उन्माद है या अपस्मार है, यानी कि मिर्गी के दौरे पड़ते हैं या उसको अपने मानसिक संतुलन नहीं रहता है, एकदम से बहुत ज़्यादा उग्र है, तो ऐसी सभी जगहों पर इसकी मात्रा थोड़ी-सी बढ़ा के देते हैं, 3 से 6 ग्राम की मात्रा देते हैं और इसको मलाई के साथ मिलाकर दूध मलाई मिले हुए दूध के साथ या फिर हल्के गुनगुने पानी के साथ इसको देने से लाभ मिलता है। चूँकि ये वृक्ष होती है, इसलिए इसको मलाई के साथ देने से ज़्यादा अच्छा लाभ मिलता है। मलाई जो होती है उसमें थोड़ी-सी घृत की भी मात्रा होती है, इसलिए वो ब्रेन तक औषधि को पहुँचाने में भी मदद करता है। अगर नींद के लिए ले रहे हैं, तो इसकी मात्रा जो है 2 से 5 ग्राम की मात्रा रात में सोते समय पानी या दूध के साथ। और इसकी नींद के लिए जो है, इसके पत्तों को भी अगर काढ़ा बना के हम रात में लेते हैं, तो भी बहुत अच्छी नींद आती है। तो ये हमारा सरगंधा था। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, वो है खाँसी, क्योंकि हर मौसम में जो है, खाँसी से अक्सर लोग परेशान ही रहते हैं। कभी सूखी खाँसी, कभी बलगम वाली खाँसी, जैसा कि मैंने लिखा भी था। हर प्रकार की खाँसी के लिए हम अपने आस-पास की जड़ी-बूटियों और घर के जो मसाले होते हैं, उनको कैसे घरेलू प्रबंधन के रूप में अ, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि खाँसी होती क्यों है? तो अगर धूल है, धुआँ है, ये सब जब मुँह या नाक में चला जाता है, तो हमें खाँसी आती है। बहुत ज़्यादा क्षमता से अधिक व्यायाम हम करते हैं अगर, तो क्षय की वजह से यानी शरीर में क्षमता से अधिक व्यायाम करने की वजह से भी हमें खाँसी आ जाती है। बहुत ही अत्यधिक रूखा-सूखा भोजन, भुना हुआ अनाज, मांस, सूखे मेवे इत्यादि अगर भोजन में हम ले रहे हैं, तो भी हमें सूखी खाँसी बन जाती है। इसके अतिरिक्त खाते समय अधिक बोलने से, हँसने से या जल्दी-जल्दी भोजन करने से, इन सब कारणों से भी खाना जो है नाक में चला जाता है और नाक नाक से फेफड़ों में यानी कि बीमार का मन हो जाता है उसका, उससे भी हमें खाँसी आती है। इसके अतिरिक्त अगर हम मल-मूत्र का वेग या छींक का वेग रोकते हैं, तो भी हमें देखते हैं कि हमें आगे चल के वो खाँसी में परिणत यानी कि बदल जाता है। तो इन सभी चीज़ों से भी हमें बच के रहना है। इसकी संप्राप्ति अगर देखेंगे, तो संप्राप्ति चूँकि आयुर्वेद का विषय है, लेकिन फिर भी हम जानेंगे कि खाँसी क्या होती है। तो हम वायु बताई गई है 5 प्रकार की, प्राण, उदान, समान, व्यान, अपान और ये सब 5 प्रकार की जो है वायु बताई गई हैं, तो उसमें जो प्राण वायु होती है और उदान वायु होती है। तो इन सभी कारणों से जो भी हमने अभी देखा, उन सभी कारणों से ये दोनों दुष्ट हो जाती हैं और फूटे हुए काँसे की आवाज़ के साथ यही उदान वायु और प्राण वायु हमारे मुँह के रास्ते से बाहर निकलती है, इसीलिए इसे कास रोग कहते हैं। क्योंकि का फूटे हुए काँसे की जैसे आवाज़ होती है, खाएँ-खाएँ की, इसलिए जो है इसको कास बोलते हैं। इसके लक्षण और पूर्व रूप क्या हैं?
कि खाँसी आने से पहले ही आप देखेंगे कि गले में काँटे जैसी चुभन होने लगती है, खुजली होती है और खाना निगलते समय जो है अवरोध जैसा यानी गले में फँसा-फँसा जैसा महसूस होता है। इन सभी चीज़ों के बाद जो लक्षण हैं, लक्षण देखेंगे अलग-अलग डोसों के अनुसार, क्योंकि हम जो औषधि देखेंगे, वो भी अलग-अलग खाँसी में अलग-अलग होती है। अगर पित्तज कास है, वातज कास है या कफज कास है, तो अलग-अलग अगर हम इसको पहचान पाएँगे, तो उसकी औषधि यानी कि हमारी जो जड़ी-बूटियाँ हैं या हमारे जो घरेलू मसाले हैं, उनको लेने में भी काफ़ी आसानी होती है। तो अगर खाँसी जो है, वो वातज है, तो उसमें हृदय, कनपटी यानी कि ये कान के पीछे के हिस्से में, पसलियों में, पेट में और सिर में बहुत तेज़ी से दर्द होता है और जो खाँसी है वो सूखी आती है और बहुत ही वेग के साथ आती है, गला एकदम सूखा-सूखा सा लगेगा और बराबर लगातार जिसको बोलते हैं ठौंसा आना। एकदम ठोस के साथ लगातार हम खाँसते जाते हैं और इसमें कफ नहीं निकलता है। तो ऐसी खाँसी जो है उसको वातज कफ यानी वात वाली खाँसी बोलते हैं। पित्तज कफ में जो है वो हृदय में, गले में जलन होती है, मुँह में कड़वापन लगेगा, चक्कर आते हैं, प्यास बार-बार लगती है और खाँसते समय जो है पीला-पीला कड़वा जैसा वमन भी हो जाता है। तो ऐसी सभी जगहों में इसको पित्तज खाँस बोलेंगे। इसके बाद कफज अगर कास है, तो उसमें मुँह में बार-बार कफ आना बना रहता है, सर में भारीपन रहता है, सर में दर्द रहता है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, गले में बार-बार खुजली होती है, बार-बार खाँसते समय जो है गाढ़ा-गाढ़ा कफ निकलता है। तो ऐसी सभी जगहों पर इसको हम कफज कास बोलेंगे। तो अब इनका एक-एक करके हम प्रबंधन भी देख लेते हैं। अगर हमें सूखी खाँसी है यानी कि वात वाली खाँसी, तो आप पहले भी हम हमारे वेबिनार से जुड़े हैं, तो आपको पता होगा कि जहाँ वात है, वहाँ पे हम क्या इस्तेमाल करेंगे? स्निग्ध चीज़ यानी चिकनी चीज़। चिकनी चीज़ में सबसे अच्छा होता है गाय का घी। तो आधा से 1 चम्मच गाय का घी लेंगे, उसके साथ इनमें से कोई भी एक चीज़। कौन-कौन सी चीज़? अड़ूसे के 2-4 भुने हुए पत्ते, अड़ूसे के पत्ते, आपकी जो किचन गार्डन है, आपका जो बॉटनिकल गार्डन है या आपका जो आयुष बगीचा है, जो हम लोगों ने 25 पौधे दिए हैं, उसमें भी अड़ूसे का पेड़ है। तो अड़ूसा जो है, उसके 3-4 पत्ते, कोमल-कोमल पत्ते ले लेंगे, उनको हल्का-सा तवे पे भून लेंगे। भूनने के बाद उनको बस क्रश करेंगे, वो आराम से पिस जाते हैं और उसको घी के साथ अगर आप सुबह-शाम या सुबह, दोपहर, शाम या दिन में 3 से 4 बार लेते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपकी खाँसी में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद आप गिलोय का जो है 2 से 3 ग्राम गिलोय का चूर्ण अगर घी के साथ लेते हैं, तो भी आपकी सूखी खाँसी में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके अतिरिक्त आपको काली मिर्च जो है, आधा से 1 चम्मच काली मिर्च जो है आप घी के साथ अगर आप लेते हैं, तो ये खाँसी के साथ-साथ जो गले में खराश होती है, उसको भी कम करता है। आपके घर में जो हल्दी है, हल्दी भी खाँसी के लिए बहुत ही अच्छी है, गुणकारी है। आधा से 1 चम्मच हल्दी का चूर्ण तवे पर हल्का-सा भून लेंगे, उसका कच्चापन दूर करके, फिर आप उसको गाय के घी के साथ अगर मिक्स करके चाटते हैं, तभी आप देखेंगे कि आपकी जो सूखी खाँसी है, उसमें काफ़ी आराम तुरंत मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जो है, एक छोटा-सा कल्प है, उसमें सोंठ, काली मिर्च और ये आप देख रहे हैं, सेमल की छाल जो है, उसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं, सेमल की छाल, इन 3 चूँकि सेमल की छाल जो है थोड़ी स्निग्ध होती है, चिकनी होती है, तो वो चिकनापन शहद के साथ अगर आप लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको सूखी खाँसी में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। इनकी मात्रा भी लिखी हुई है। फिर अब चलते हैं कफ वाली खाँसी की तरफ। तो कफ वाली अगर खाँसी है, तो कफ के लिए शहद बहुत अच्छा है, क्योंकि शहद जो है कफ को कम करता है। तो इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है, आधा से 1 चम्मच शहद के साथ अगर आप करते हैं, तो आप देखेंगे खाँसी में काफ़ी अच्छा अद्भुत लाभ मिलता है। कौन-कौन सी चीज़ें हैं ये? आधा से 1 चम्मच अदरक का रस, अगर आप शहद के साथ लेते हैं, तो आपको
कफ वाली खाँसी में काफ़ी आराम मिलता है। अदरक का रस जो होता है, ताज़ी अदरक का रस, वो कफ को तोड़ता है और शरीर से बाहर निकालने का भी काम करता है। इसके बाद त्रिकटु चूर्ण, यानी सोंठ, काली मिर्च और पिप्पली का सम मात्रा में बना हुआ जो त्रिकटु का चूर्ण होता है, वो भी 1 से 3 ग्राम की मात्रा में अगर आप शहद के साथ चाटते हैं, तो भी आपकी खाँसी में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। अभी हमने वातज कफ में देखा अरूसे के पत्तों को, तो अरूसे के पत्ते यहाँ पर भी शहद के साथ 3 से 4 भुने हुए अरूसे के पत्तों को अगर आप लेते हैं, तो ये कफ वाली खाँसी में काफ़ी अच्छा लाभ देता है। यानी कि वात वाली में लेना है, तो हमें घी के साथ लेना है, अगर कफ वाली में लेना है तो शहद के साथ लेना है। पित्त में दोनों ही अच्छा लाभ देती हैं क्योंकि शहद पित्त को कम करता है और घी जो है वो भी पित्त को कम करता है। तो ये दोनों ही बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आधा से 1 चम्मच तुलसी के पत्तों का रस आप शहद के साथ लेते हैं, तो भी कफ बहुत अच्छे से निकालने में मदद करता है और आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। फिर आप देखेंगे कि हल्दी का जो चूर्ण होता है, हल्दी का चूर्ण तावे पे भूनकर अगर आप लेते हैं शहद के साथ, तो भी ये कफ वाली खाँसी में काफ़ी अच्छा लाभ देता है। अगर आप पिप्पली को हल्का-सा भूनकर आधा से 1 ग्राम की मात्रा में इसका चूर्ण लेकर उसे शहद के साथ लेते हैं, ये भी कफ को निकालने में बहुत ही अच्छा लाभ पहुँचाता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। आधे से 1 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण अगर आप शहद के साथ लेते हैं, तो ये कफ वाली खाँसी के साथ-साथ खराश में भी लाभकारी है। तो आप देख रहे हैं कि काली मिर्च आप दोनों जगह ले सकते हैं, हल्दी भी आप दोनों जगह ले सकते हैं, यानी आपको कफ वाली खाँसी हो, चाहे वात वाली, चाहे पित्त वाली, तीनों ही जगह पे आप इन तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको अनुपान चेंज करना है, अगर कफ वाली खाँसी में ले रहे हैं, तो शहद के साथ, अगर आप वात वाली खाँसी में ले रहे हैं, तो आपको पित्त के घी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। इसके बाद आधा से 1 ग्राम जो है सोंठ का चूर्ण अगर आप शहद के साथ लेते हैं, तो भी आपको खराश में और कफ वाली खाँसी दोनों में बहुत अच्छा लाभ देता है। गिलोय का चूर्ण अभी पीछे भी हमने देखा, गिलोय के चूर्ण को भी अगर आप 2 से 5 ग्राम तक शहद के साथ अगर लेते हैं, दिन में 2 से 3 बार सभी चीज़ों को लेना है, तो आप देखेंगे कि ये कफ को बाहर निकालता है और खाँसी में लाभ देता है। अन्य उपाय में देख लेंगे अब, अगर एलर्जी वाली खाँसी है, बहुत से लोगों को किसी भी चीज़ से नहीं, एलर्जी की वजह से खाँसी हो जाती है, तो एलर्जी कफ में जो है, आपको काली मिर्च, दालचीनी इन दोनों का काढ़ा बनाकर जो है, आप अगर आप पीते हैं, तो आपको एलर्जी कफ में काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। और काढ़े में आप सेंधा नमक, मिश्री या फिर थोड़ा-सा गुड़ मिलाकर आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर खाँसी आपको बहुत ज़्यादा आ रही है सूखी, तो वहाँ पर आप इलायची और मक्खन इन दोनों को मिलाकर यानी 1 से 2 इलायची का चूर्ण मक्खन के साथ अगर आप देते हैं, तो आप देखेंगे कि खाँसी का जो वेग है, वो बहुत जल्दी शांत हो जाता है। खाँसी आ रही है, कुछ नहीं है पास में, घर तक जा रहे हैं और बीच में बहुत तेज़ खाँसी आ रही है, अगर आपके जेब में 2-4 लौंग के टुकड़े पड़े हैं, तो आप उसको मुँह में रख लीजिए, उसमें जो खुशबू निकलती है, उसकी वजह से भी जो है, खाँसी का वेग जो है शांत हो जाता है। जावित्री जो है हमारे घर में जो मसाला होता है, तो जावित्री को भी खाँसी में 250 मिलीग्राम से 1 ग्राम तक गुनगुने पानी से अगर हम आप देते हैं, तो वो भी खाँसी में काफ़ी अच्छा लाभ देती है। इसके बाद अजवाइन लगभग 2 से 3 ग्राम अजवाइन, 1 ग्राम पिप्पली और 4 से 5 अड़ूसा के पत्ते, इन सभी को मिलाकर आप ढाई 20 से 25 एमएल तक काढ़ा बना लीजिए, यानी कि 1 ग्लास पानी ले लीजिए। इन तीनों को डालकर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसको गरम करिए। तो चौथाई हिस्सा रह जाए, यानी कि 20 से 25 एमएल तक जब रह जाए, यानी कि चौथाई से 8वाँ हिस्सा रह जाए, तब उसको जो है हल्का-सा ठंडा करके या गुनगुना ही थोड़ा-थोड़ा करके सिप-सिप करके पिएँगे, सुबह-शाम, तो आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आपको खाँसी में लाभ मिलता है। अगर खाँसी का वेग ज़्यादा आ रहा है, तो वहाँ पे भी
एक टुकड़ा आप सेंधा नमक का अगर मुँह में रखते हैं, ये भी जो खाँसी को शांत करता है, तुरंत खाँसी चुप शांत हो जाती है क्योंकि जो सेंधा नमक है ये शीतवीर्य का होता है, ठंडा होता है, तो ये भी पित्त वाली और वात वाली जो खाँसी होती है, उसमें काफ़ी अच्छा लाभ देता है, क्योंकि ये कफ को भी निकालता है शरीर से बाहर इसलिए कफ वाली खाँसी को के वेग को भी ये शांत करता है। इसके बाद कुछ पेय हैं, तो अगर पुरानी खाँसी है, बहुत पुरानी है, किसी भी प्रकार से नहीं जा रही है, सूखी है या कुत्ता वाली जो खाँसी होती है, बच्चों में अक्सर देखेंगे वो खाँसते हैं तो ऐसा लगता है कुत्ता भौंक रहा है, तो उसको कुक्कुर खाँसी बोलते हैं। तो इन सब चीज़ों में भी 250 मिलीग्राम तक हींग लेके 1 ग्राम 250 मिलीग्राम से लगभग 1 ग्राम तक हींग को पानी में घोलकर थोड़ा-थोड़ा करके सिप-सिप करके अगर पिलाते हैं, तो ये भी खाँसी के पुराने से पुरानी जो खाँसी होती है उसमें काफ़ी अच्छा लाभ देता है। सूखी खाँसी में जो है 2 से 4 ग्राम सौंफ के चूर्ण को पानी के साथ अगर मुँह में रखते हैं, तो भी आपको खाँसी का जो वेग है, वो शांत हो जाता है। इसके बाद करी पत्ता जो होता है, उसकी भी अगर 10-15 करी पत्ते की काढ़ा या चाय बनाकर आप लेते हैं, तो ये भी खाँसी को बहुत ही अच्छा मतलब खाँसी को ठीक कर देती है। खाँसी के अन्य उपाय में और देखेंगे, तो जो पिप्पली है, 1 ग्राम लगभग पिप्पली 1 ग्राम पिप्पली अ, इसको गाय के घी के साथ अगर आप मिलाकर उसको दही के पानी के साथ, ताज़ा दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए, तो उस दही का पानी निकाल लीजिए, तो उस पानी के साथ मिलाकर पिपली का बढ़िया चटनी बना लीजिए, गाय के घी में हल्का-सा भून लीजिए और ऊपर से दही का पानी मिलाकर आप पीते हैं, तो वो भी खाँसी में बहुत ही अच्छा लाभ देता है क्योंकि दही उष्णवीर्य यानी गर्म होती है तासीर में, तो ये भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है खाँसी में। और दही का पानी जो है, अगर आधा चम्मच सौंठ और मिश्री का, यानी कि आधा चम्मच सौंठ, 1 चम्मच मिश्री, उसको दही के पानी के साथ अगर लेते हैं, तो वो भी खाँसी में काफ़ी अच्छा लाभ देती है। इसके अतिरिक्त 1 चुटकी सेंधा नमक, 2 चुटकी पिप्पली पाउडर, इनको जो है गर्म पानी में डालकर अगर आप लेते हैं, तो वो भी खाँसी में काफ़ी अच्छा फ़ायदा देती है। खाँसी में अन्य उपाय हम देखेंगे, तो 30 ग्राम पिप्पली, 50 ग्राम मुनक्का के बीज बीज निकला हुआ जो मुनक्का होता है 50 ग्राम मिश्री, इसको जो है आप पीस के रख लीजिए और इसमें शहद मिलाकर 3 से 4 बार अगर दिन में आप चाटते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो सूखी खाँसी, बलगम वाली खाँसी या पित्त वाली जो खाँसी होती है, तीनों में ही ये फ़ायदा करता है। इसके बाद अगर वातज कफ़ है, यानी कि बहुत ज़्यादा वात है, वात वाली खाँसी है, बहुत ज़्यादा वेग आते हैं, तो वहाँ पर पिप्पली, सोंठ, नागरमोथा, हरड़, आँवला चूर्ण, मिश्री, इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर अ, शहद अथवा तेल के साथ, तेल आप सरसों का भी ले सकते हैं और तिल का भी ले सकते हैं। इसके साथ मिलाकर अगर आप चाटते हैं, तो 2 से 3 बार चाटने से ही आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है, जो ठौंसे वाली खाँसी होती है, यानी कि वातज कफ में वातज कफ में। और खाँसी के अन्य उपाय में देखेंगे, तो लाजा यानी कि जो धान की कील होती है फूली हुई, उसमें मिश्री, काकड़ा सिंगी पंसारी की दुकान में आसानी से मिल जाता है, आँवला का चूर्ण, ये भी बहुत आसानी से मिल जाता है और गाय का घी, इन सभी को मिलाकर इसको भी शहद या तेल के साथ 2 से 3 ग्राम शहद और 1 से 2 ग्राम तिल का तेल, ठीक है? इन दोनों में से कोई भी एक इसकी इसमें चूर्ण में मिलाकर सुबह-शाम अगर जो आप लेते हैं, तो भी खाँसी के जो वेग होते हैं, बहुत ही जल्दी शांत हो जाते हैं। यानी कि जो सूखी खाँसी के जो वेग आते हैं, उनके लिए ये दोनों उपाय बहुत ही अच्छा लाभ देते हैं। अब एक अच्छा-सा एक कल्प देख लेते हैं, जो हर प्रकार की खाँसी में बहुत ही अच्छा लाभ देता है। यदि आपके घर में बार-बार किसी को खाँसी होती है या किसी को खाँसी हो रखी है या आप जान रहे हैं कि हाँ, ये मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम में अक्सर लोगों को खाँसी हो जा रही है, हमारे घर में इम्यूनिटी कमज़ोर है, लोगों को खाँसी हो जाएगी, तो आप पहले से ही बना के इसको रख लीजिए और उसका उपयोग आप खुद भी कर सकते हैं और अपने रिश्तेदारों में भी करा सकते हैं।
तो इसमें क्या-क्या लेना है? 10 ग्राम लौंग लेनी है, 10 ग्राम पिपली लेनी है, 10 ग्राम जायफल लेना है, उसमें 20 ग्राम काली मिर्च और इन सभी से दुगना यानी 160 ग्राम सौंठ लेनी है। अब 160, 20, 10 और 10 इन सभी को मिला देंगे तो हो जाता है 210 ग्राम। तो मिश्री मिला लेते हैं, इसीलिए इसको समशर्कर चूर्ण बोलते हैं। समशर्कर मतलब समान मात्रा में जितना भी इंग्रीडिएंट लिए गए हैं, जितनी भी बूटियाँ ली गई हैं या जितने भी मसाले लिए गए हैं, उनकी जो मात्रा है, उसकी समान मात्रा में शर्करा यानी कि चीनी उसमें मिलाते हैं, इसलिए इसको समशर्कर चूर्ण बोलते हैं। इसकी बटी भी बना सकते हैं आप और इसको ऐ ऐसे ही आप ले सकते हैं। तो इन सभी द्रव्य को जो भी मात्रा है, इस करके एक काँच के छोटी शीशी में बंद कर करके रख लीजिए। आपका लगभग 250 अथवा शहद क्योंकि यह खा खाँसी में तो आराम अब हो रही है? आ गई। ठीक, थैंक यू। असुविधा के लिए थोड़ा-सा खेद है। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी तो स्क्रीन छोड़ दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि ऋतु बदल रही है, तो उस समय जो ऋतु परिवर्तन जनित जो खाँसी हो जाती है, कि ऋतु बदल रही है और हमें खाँसी हो जा रही है, तो उसमें आप आँवले का रस आधा से 1 चम्मच ले लीजिए। तुलसी का रस आधा से 1 चम्मच ले लीजिए। अदरक का रस आधा से 1 चम्मच लीजिए और साथ में शहद 1 चम्मच मिलाकर इन सभी को अगर आप प्रतिदिन सुबह-शाम लेते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका जो अ, ऋतुजन्य होने वाले जो ऋतु परिवर्तित होने वाली जो खाँसी होती है, यानी ऋतु चेंज हो रही समय जो खाँसी होती है, उसमें बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद देखेंगे हर्बल चाय है, इसको भी अगर आप पीते हैं, तो भी आप देखेंगे कि आपको जो मौसम बदल रहे हैं, उस समय होने वाली जो खाँसी होती है, उससे आपको बचाव भी हो जाएगा। अगर आपको खाँसी हो गई है, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा लाभ देगा। तो
इसमें क्या-क्या मिलाएँगे? मुलेठी, 2 भाग, दालचीनी, पाँचों चीज़ों को मिलाकर अगर आप चाय के रूप में बना लेते हैं, मतलब एक पाउडर के रूप में बना के रख लीजिए किसी काँच के जैसे मान के चलिए हमने 20 ग्राम मुलेठी ली है, तो 20 ग्राम दालचीनी लेनी है, 20 ग्राम तुलसी के पत्ते लेने हैं और 10 लीजिए कर आप इसको एक काँच के पात्र में रख लीजिए। जब भी आपको हर्बल चाय यानी हर्बल टी बनानी है, तो वहाँ पे आप 1 कप पानी ले लीजिए, उसको उबाल लीजिए, जब वो उबलने लगे तो उसको आँच से उतार कर उसमें आधा चम्मच जो है ये हर्बल जो आपने पाउडर बनाया है, उसको आप डाल दीजिए और उसको 1 से 2 मिनट के लिए ढक कर रख दीजिए। उसके बाद आप उसको चाहे मिश्री के साथ, चाहे गुड़ के साथ या थोड़े से मुनक्के डाल के सुबह-शाम अगर आप पीते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी खाँसी भी ठीक हो जाती है या अगर मौसम परिवर्तित हो रहा है, तो ऋतुजन्य जो भी समस्याएँ होती हैं, जैसे खाँसी होना, जुकाम होना, बुखार होना, इसमें भी काफ़ी लाभ होता है। बस ध्यान इतना देना है कि जिन-जिन दिनों गर्मी ज़्यादा होती है, उन दिनों में इसको एक ही बार दिन भर में लेना है। अगर आपको सर्दी-खाँसी वगैरह है तो। क्योंकि गर्मी के दिनों में अगर आप इसको 2-2 बार या 3-3 बार लेते हैं, तो चूँकि इसमें सारी गरम-गरम चीज़ें पड़ी हैं, तो आपको समस्या हो सकती है। अब चूँकि इतनी सारी हमने औषधि के बारे में जान लिया है, घरेलू प्रबंधन के बारे में जान लिया है, तो थोड़ा बहुत परहेज़ पर भी बात करना अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप परहेज़ नहीं करेंगे, तो फिर ठीक होना में थोड़ा समय भी लग सकता है या हो सकता है कि अगर दवा की और जो हम खा रहे हैं उसकी, दोनों की तासीर सेम हुई, तो दोनों एक-दूसरे को काटते रहेंगे और हमारी खाँसी बरकरार रहेगी। तो आप आइसक्रीम जो है वो नहीं खाना चाहिए। अचार है, ठंडा पानी है, भुनी हुई मूँगफली है, चूँकि भुनी हुई मूँगफली भी जो है रूखे नेचर की होती है, वो भी रूखा नेचर का होता है। दिन में आप नहीं सोइए, क्योंकि आप दिन में अगर सोते हैं, तो आपका कफ बढ़ेगा, तो उससे भी खाँसी बढ़ती रहेगी। भुने हुए मसालेदार जो चने होते हैं, उनसे भी आप परहेज़ कीजिए और दही, अभी चूँकि हमने 2 जगह दही का फ़ॉर्मूला भी देखा है, लेकिन वहाँ पे हमने सिर्फ़ दही का पानी लिया है और दही चूँकि गुरु होती है, पचने में भारी होती है, इसलिए ये अग्नि को मंद करती है। अगर आपकी अग्नि मंद रहेगी, तो खाँसी ठीक होने में भी काफ़ी समस्या हो जाती है। अब नेक्स्ट देखेंगे कि गले के लिए अच्छी चीज़ें क्या बताई गई हैं। आयुर्वेद में गले के लिए 2 चीज़ें बहुत ही अच्छी बताई गई हैं, एक बेहड़ा है और दूसरा मुलेठी है। तो अगर आप को किसी भी प्रकार की खाँसी है विशेषकर कफ वाली खाँसी है, तो वहाँ पे आप बेहड़ा यानी जिसको विभीतिकी बोलते हैं, तो उसको आप थोड़ा-सा छिलका ले लीजिए और मुँह में रखकर धीरे-धीरे चूस कर आप लेते हैं, तो आपके कंठ के सभी प्रकार के रोग यानी कि खाँसी, गले में रुधन, गले में जो खराश हुई है, उन सभी चीज़ों में बेहड़ा बहुत ही अच्छा लाभ देता है। इसके बाद अगर आपको पित्तज या वातज वाली खाँसी होती है, तो वहाँ पे बेहड़ा की जगह आपको मुलेठी का प्रयोग करना चाहिए। तो मुलेठी को भी वैसे ही थोड़ी-सी एक डंडी मुलेठी की लेके आप मुँह में रख के धीरे-धीरे आप चूसते रहेंगे तो आपके मुँह में बढ़िया लेसदार लार बनती है। वो गले की जो खराश होती है या सूखापन, रूखापन होता है, उसको या जलन होती है, तो उन सब चीज़ों में काफ़ी अच्छा लाभ देती है। तो इनको आप हर 2 से 3 घंटे में मुँह में रख के चूस सकते हैं और अगर टुकड़ा समाप्त संबंध में जितने भी रोग होते हैं, वो सभी समाप्त हो जाते हैं। तो ये तो रही खाँसी की बात। कुछ खाँसी जो होती है, हमें और भी होती है, लेकिन वो खाँसी जो है, इन प्रबंधन से ठीक नहीं होती है क्योंकि वो किसी और कारण से होती है, जैसे कि GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल जिसको बोलते हैं, यानी कि हमने जो खाना खाया, वही खाना एसिड बन के हमारे गले में वापस आता है और उससे हमारा गला झुलस जाता है, उससे जो खाँसी आती है, तो वहाँ पे आपको पेट से संबंधित है पित्तज रोग वाले में अम्ल पित्त, उसमें आपकी चिकित्सा की जाएगी, तब उसमें आराम मिलेगा। दूसरी खाँसी होती है तपेदिक यानी कि टीबी वाली खाँसी। ये भी खाँसी जल्दी से इन सब जो उपाय हैं, इनसे काफ़ी हद तक कम हो जाती है, लेकिन
ये भी ठीक नहीं होती क्योंकि ये भी एक वायरल वाली रोग होता है। इसका भी पूरा ट्रीटमेंट लेंगे, तभी ये जो है धीरे-धीरे खाँसी ठीक होती है। इसके बाद अगर खून की आपको कमी है, तब भी आपको खुश्कीदार थोड़ी-थोड़ी सी खाँसी हमेशा करके आती रहेगी और आप सोचेंगे कि आप एक बार और आप जान लीजिए कि कहीं आपको इन वजहों से खाँसी तो नहीं आ रही। बाकी आपको किसी भी प्रकार की खाँसी है, तो आप किसी भी उपाय को इस्तेमाल कर सकते हैं।